अभी तो कर रहे थे बोर्ड पर, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ जाने की वजह से मुझे ये टैब पर कंटिन्यू करना पड़ रहा है। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ लीनियर मेटालिक कंडक्टर। पहले समझो, मेटालिक कंडक्टर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर रहता है। पहले इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठाओ कि जब भी वो मेटालिक कंडक्टर बोल दिया तो इसका मतलब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और सब के सब जिगजैग पाथ पर है। तो जिगजैग पाथ में दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम लेता है उसी को तो हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझो मैं जो समझा रहा हूँ 28 में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इधर गया, टकरा गया, फिर इधर गया, टकरा गया, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया। तो इस तरीके से ये किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, इसीलिए तो करंट नहीं बनता है। अब उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस में मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो गया और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो हो गया, ठीक है। तो मतलब हाई से लो की तरफ बन गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड वे में जा पाएगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर सिर्फ यही वाला मोशन नहीं है, इसका जो रैंडम मोशन है उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि रैंडम मोशन में ऐसे जा रहा था तो अभी इसका न्यू मोशन ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्टेड। फिर अगर मान लेते हैं अगला ये कुछ ऐसे जा रहा था तो ये कुछ ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। तो हर एक बार जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके शिफ्टिंग आता है। तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द कंटिन्यूस मोशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक बार ये कोलाइड करके जीरो से स्टार्ट करेगा, तो ये कंटिन्यूस मोशन नहीं होगा। यहाँ पर भी कंटिन्यूसली ये नहीं होगा। हाँ, अभी इसके इफेक्ट में जो एक इफेक्टिव वेलोसिटी ये गेन करता है ना ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एज्यूम्ड एज कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसीलिए हम लोग 28 का किस आंसर पर जाएंगे? सी पे। ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एंड टू हायर पोटेंशियल एंड ऑफ द कंडक्टर। तो लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल के तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी करंट हाई से लो के तरफ, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन सी। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, पहले इस सर्किट को देखो। वो कह रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बैटरी भी 4 ही है। अब इसको बिना लूप लॉ लगाए तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो लूप लॉ अगर लगाना है तो सबसे पहले तुम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग इसमें करंट भेज दिया आई, ये आई गया। अब ये जब पॉइंट ए पर पहुंचा तो इसको दो पाथ मिला, एक राइट और एक लेफ्ट। अब तुम इसके राइट वाले पाथ में देखो कि क्या क्या सब है। तो पहले है 1 ओम, फिर है 2 वोल्ट, फिर है 1 ओम। फिर लेफ्ट वाले में भी देखो 1 ओम, 2 वोल्ट एंड 1 ओम। क्या राइट पाथ और लेफ्ट पाथ आइडेंटिकल है? इसी चीज़ को हम लोग स्मार्टनेस कहेंगे। जब भी नीट एग्जाम में पहले हम लोग इस बात को देख लेंगे। तो जब राइट पाथ और लेफ्ट पाथ बिल्कुल आइडेंटिकल है तो इसका मतलब अगर ये करंट आई है तो राइट साइड में जो करंट बनेगा दैट विल बी I/2। लेफ्ट साइड में भी जो करंट जाएगा दैट ऑल्सो विल बी I/2। ये क्लियर हुआ? अब ये I/2 करके इस तरीके से ये सर्किट में करंट फ्लो कर गया। अब जो इसका राइट वाला ही लूप ले लो, कोई भी एक साइड का लूप लेते हैं, तो हम राइट वाले लूप को ले रहे हैं। तो राइट वाले लूप में ऐसे रोटेट कर जाओ, ठीक है, क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से स्टार्ट करके मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो बी से ही स्टार्ट करके पूरा लूप में इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बी। तो ये हो जाएगा +4, फिर हो जाएगा -4i, फिर हो जाएगा -I/2 इंटू 1, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -I/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो गया 5i इक्वल्स टू 2, तो i इक्वल्स टू हो गया 2/5। क्लियर है? अब करंट निकल गया। हमसे वो उसने करंट तो पूछा नहीं था, उसने पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तब ए से बी तक के मूवमेंट पर जाओ, ए से बी तक का मूवमेंट करो। तो चलो ए से बी नहीं बल्कि बी से ही ए तक चले जाओ। तो बी जहाँ से स्टार्ट किया, फिर प्लस करेंगे 4, फिर ऊपर जाएंगे -4i इक्वल टू आ जाएगा ए। अब i का वैल्यू रख दो, तो b +4 -4 इंटू आई हो गया 2/5 इक्वल टू क्या हो गया? a। सो यहाँ से आ जाएगा b 4 - 8/5 यानी ये हो गया 12/5 इक्वल टू a।
सो ए माइनस बी हो जाएगा 12/5। तो इस हिसाब से आंसर हो गया हमारा कौन सा, 2.4 वोल्ट, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जी एंड एच, वी जी माइनस वी एच। चलो इस क्वेश्चन को भी अगर करना है, जी से एच तक तुम्हें मूव करना पड़ेगा, वी जी माइनस वी एच। अब पहला इंश्योर करो कि जी से एच तक जाने में क्या हर एक रेसिस्टेंस से जाने वाला करंट पता है या नहीं है, क्योंकि आइडियल बैटरी को करंट से मतलब नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंस को तो मतलब है। तो देखो जी से सबसे पहले आता है 4 ओम, और 4 ओम से पास करेगा 2 एम्पियर। फिर आता है 2 ओम और इससे भी पास करेगा वही सेम 2 एम्पियर। तो यहाँ तक तो पता है। अब ये वाला जो एक जंक्शन आ गया, अब ये जंक्शन से नीचे की तरफ कितना करंट है वो हमें पता नहीं है, ये जो एच वाला लाइन है। अब ये वाला करंट को निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तो राइट साइड वाला नोट पॉइंट पर आ जाओ। यहाँ से ऊपर गया है 1, नीचे गया है 3, तो यानी कि राइट जाएगा, यहाँ पर आने वाला करंट होना चाहिए कितना, 4 एम्पियर, है ना। तो अब अगर इस लाइन में 4 एम्पियर होना चाहिए, समझ लो इस बात को, कॉन्सेप्ट है ये। अगर यहाँ पर 4 एम्पियर होना चाहिए, तो अब उस जंक्शन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से देखो, इधर से आया है कितना, 2 एम्पियर, यहाँ पर से जा रहा है कितना, 4 एम्पियर, और हमें इस वाले लाइन में करंट को पता करना है। तो इस जंक्शन पर जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी केसीएल से कह सकते हैं कि यहाँ से भी कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर। क्लियर हुआ। अब जब ये चीज़ क्लियर हो जाए, तब अब तुम पॉइंट जी से पॉइंट एच तक जाओ। अब ये बात तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जी यहाँ है, जी से इस लाइन में है कितना, 2 एम्पियर। ये नोड और नोड से जो नीचे वाला लाइन है एच, उसमें ऊपर के तरफ करंट है 2 एम्पियर। ठीक है। चलिए तो अब मुझे इक्वेशन को लिखना है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो चलो जी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जी माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, बोलो, करंट के डायरेक्शन में गए ना। तो माइनस आई इंटू आर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8। फिर आ गया एक बैटरी तो +3। फिर आ गया एक रेसिस्टेंस तो माइनस आई आर तो -4। फिर नीचे जाएंगे और करंट के ऑपोजिट में गए तो प्लस आई आर हो जाएगा। तो प्लस आई की जगह पे 2, आर की जगह पे 1, तो +2 इक्वल टू कितना हो गया, एच, है ना। सो ये बन गया हमारा G -7 इक्वल टू एच। सो G माइनस एच इक्वल टू क्या बन गया, 7। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें फंस गए होंगे बाय एज्यूमिंग इट एज द व्हीटस्टोन ब्रिज। तुम लोगों ने अच्छे से देखा ही नहीं कि ये व्हीटस्टोन है या नहीं, एक्चुअली देख ही नहीं पाए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में बताओ तो मुझे कोई भी ऐसा खुला लाइन होता है। तो ये जब तुम्हें एक खुला सा लाइन मिल गया बिना रेसिस्टेंस वाला, तो एक बार तुम्हें रुक करके सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसमें मिस्टेक किया होगा, जिसने भी किया है वो अपने आप को रिलेट करो कि तुमने इस पॉइंट को नहीं देखा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें ये इस तरह का कोई भी एक स्ट्रेट वायर दिख जाए लूप में किसी भी सर्किट में, तो पहला ये व्हीटस्टोन ब्रिज एज्यूम मत करो, तुम्हें इसमें जाना चाहिए पोटेंशियल मेथड पे। पोटेंशियल मेथड क्या कहता है बताओ तो मुझे, कि सेम वायर सेम पोटेंशियल, ऐसा वाला। तो अब यहाँ पर से मैं हर पॉइंट को पोटेंशियल देना चाह रहा हूँ। ये देखो पॉइंट ए हो गया पोटेंशियल, और राइट साइड में तो पॉइंट बी है ही। ओके, एक बात और मुझे बताओ कि क्या एक रेसिस्टर अगर इस साइड का पोटेंशियल एक्स हो और इस साइड का भी पोटेंशियल एक्स हो, तो ये वर्किंग होगा या नॉन वर्किंग होगा, ये भी मुझे इंश्योर करके बोलो, सोच के बताओ फटक से। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यानी ये रेसिस्टेंस जो होगा वो नॉन वर्किंग हो जाएगा। समझ में बात आया, ये हमें पता होना चाहिए। तो इससे रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं है। अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, अब ये पॉइंट ए तो हमें पता है, पॉइंट बी पता है, क्या इस पॉइंट को भी हम ए बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल को अगर मैंने सी बोल दिया, तो क्या सी 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 यहाँ का भी पोटेंशियल सी होगा, यहाँ का भी सी होगा, यहाँ से इस पॉइंट का भी सी होगा। लिखते जा, सी, मैथमेटिक्स पे ध्यान देना, यहाँ भी सी, इधर से भी आ जाओ ऊपर में सी। समझ में आ रहा है जहाँ तक ये वायर पहुँच रहा है। अब ये पहला वाला रेसिस्टर, यहाँ पर जो मैं कलर चेंज करके मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये वाला जो रेसिस्टर है, बोलो ये वर्किंग है या नहीं है? यस,
क्योंकि इसका एक तरफ ए है, दूसरी तरफ सी है। ये वाला रेसिस्टर को बोलो, ये जिस पर ब्लू लाइन अभी मैंने घुमाया, ए और सी ये भी वर्किंग है। ओके, जो सबसे लास्ट वाला जो रेसिस्टर है ये वाला, ये देखो राइट साइड में है ना, ये भी वर्किंग है, सी है, बी है, ये तीनों तो वर्किंग हुआ। अब मिडिल वाले रेसिस्टर्स पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, मिडिल वाले पे बात कर रहा हूँ। मैं किस पे बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस पर, एक सेकेंड, मैं बात कर रहा हूँ येलो से ही, येलो ठीक नहीं रहेगा, ये ब्लू से, ये इस पे, ये देखो इधर भी सी है, इधर भी सी है। बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, क्या ये वर्क करेगा? आंसर इज नो, इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। अच्छा, ये जो एक आर फंसा हुआ है, ये इसका भी एक तरफ सी है, दूसरी तरफ सी है। अब बताओ ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। समझ में आया? सो अब ऑल टुगेदर कितने वर्किंग रेसिस्टर्स हो गए? सिर्फ तीन ही है। तो अब मैं यहाँ पे इसको वापस से ड्रॉ करूँगा। ये ए है, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया बी। अब देखो पहला रेसिस्टर है ए और सी के बीच में, बना दिया आर। दूसरा नीचे वाला रेसिस्टर भी ए और सी के बीच में है, बना दिया आर। और लास्ट रेसिस्टर है सी और बी के बीच में है, बना दिया आर। तो ये दोनों को मिला करके हो जाएगा R/2, ये हो गया R। सो R इक्विवेलेंट बन जाएगा 3R/2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। चलिए 31 के बाद 32 पे आते हैं। देखो 32 भी सेम 31 से लिंक्ड ऐसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, समझिए इसको। 32 को भी ये इससे करंट तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ना ये दिख रहा है, ये ऐसा वाला वायर्स, ये जो एक्स्ट्रा वायर्स टाइप का दिख रहा है, उसको ले करके हमें श्योर हो जाना है कि कौन कौन सा वर्किंग है। चलो मैं इसको ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी नाम दिया। तो ये पॉइंट ए यहाँ भी रह गया, ये पॉइंट ए यहाँ भी रह गया। ठीक है, ए ये ब्लू लाइन जो तुम्हें दिख रहा है, ये सब ए वाला लाइन है। ठीक है, अभी अब मैं कलर को कर देता हूँ चेंज। चलो अब ये बी वाला लाइन को देखता हूँ। ये देखो बी वाला लाइन यहाँ है, समझा ना? बी वाला लाइन यहाँ है, बी वाला लाइन यहाँ है, ब्लू, अच्छा ये वाला बी वाला लाइन। अब इस हिसाब से अगर देखो ये बी ऊपर भी जा रहा है रे, यहाँ भी पहुँच गया, ये बी वाला लाइन यहाँ तक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, इधर भी बी है। सो अब इस हिसाब से बता मुझे, ये वाला 4 ओम को देख करके क्या ये वर्किंग होगा? ये तो सेम पोटेंशियल्स के बीच में हो गया, नॉन वर्किंग हटा दो, ये भी नॉन वर्किंग हटा दो। तो इसमें वर्किंग के नाम पर सिर्फ एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब ये दोनों रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को देखो, ऊपर वाला ए और बी के बीच में, नीचे वाला भी ए और बी के बीच में, मतलब दोनों हो गए पैरेलल, है ना? यहाँ पर ऐसे ए बना दो, यहाँ पर बी बना दो। तो इस वाले को पहले यहाँ प्लॉट करो, तो ये हो गया 2। फिर ये वाले को प्लॉट करो, फिर ये भी हो गया 2। अब ए और बी के बीच में जो बैटरी है उसको लगाओ, तो यहाँ पर हो गया एक बैटरी, ये हो गया 4। अब बताओ ये 2 और 2 का कितना इक्विवेलेंट? 1। अब ये 1 है, और सो करंट यहाँ से कितना, ये करंट ही तो पूछा है। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? V/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट। सो ये 4/1, सो आंसर इज 4 एम्पियर है क्या? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। A heater takes 40 minutes to boil a given amount of water. एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर मतलब हीट रिक्वायर्ड तो सेम रहेगा। अब इफ द कॉइल इज कट 1/4 ऑफ इट्स लेंथ एंड इट इज़ नाउ यूज्ड एज ए हीटर, सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर? तो देखो हीट जो लगता है Q हो जाएगा I² R इंटू T। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब हीट तो सेम ही लगेगा। ठीक है, सो T जो हम लोग लिखेंगे इट विल बी, अच्छा ये I² RT भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने सेम सोर्स बोला है। अब यहाँ पर सेम करंट सोर्स नहीं बोला समझिए इसको। अब अगर ये सेम करंट सोर्स नहीं बोला है तो क्या हम लोग इसको सेम करंट सोर्स मान सकते हैं? तो आंसर इज नो, हम लोग इसको सेम करंट सोर्स नहीं मान सकते। इसका डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है सेम वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन पर मत जाओ, आपको जाना चाहिए तब ये वाले इक्वेशन पे, V²/R इंटू T, इस इक्वेशन पे जाना चाहिए क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट मीनिंग है। जब तक सेम करंट सोर्स ना बोले
तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि करंट सेम है। तो इसका डिफ़ॉल्ट मीनिंग में हम लोग समझेंगे वोल्टेज सेम है, इसलिए इस इक्वेशन पे गए। अब यहाँ से टी को लो, तो टी इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू इंटू आर बाई वॉट वी स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी क्यू सेम रह गया, वी सेम रह गया, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर में लेंथ को उसने 1/4 किया, लेंथ 1/4 करेंगे तो रेसिस्टेंस भी तो 1/4 होगा। यहाँ स्ट्रेचिंग वाला सिचुएशन नहीं है, इट इज़ नॉट स्ट्रेचिंग। तो आर भी 1/4, तो टाइम भी तो 1/4 लगेगा। तो पहले टाइम अगर 40 मिनट है तो अब टाइम लग जाएगा तब 10 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 34 में समझना, ये 3 बल्ब है, ये है 100 वाट, ये है 60 वाट और ये भी है 60 वाट। तो ऑब्वियसली ये दोनों सीरीज में है तो 60 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन ये जो 60 है वो इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो तो 60 से भी कम आएगा। तो पैरेलल में जिसका ज़्यादा होता है वही ज़्यादा ग्लो करता है, तो दिस 60 विल ग्लो हाईएस्ट। तो यानी ये था कौन सा P3, तो P3 विल ग्लो मोर, तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 पर आओ। 35 का जो सर्किट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्किट है, इसको समझो। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला लाइन है ना, इसमें रेसिस्टेंस नहीं है। तो जब भी एक लाइन में रेसिस्टेंस नहीं होता है तो हम लोग इसको कैसे डील करते हैं वो समझना है। तो ये देखो, हर एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। तुम यहाँ का पोटेंशियल को 0 मान लो, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 2, तो यहाँ का भी हो जाएगा 2, यहाँ का भी हो जाएगा 2। अब यहाँ का हो जाएगा 0, यहाँ का हो जाएगा 0, चाहे करंट जो भी हो। अब हर एक ये 2 ही है, तो अगर ये वैल्यू 2 है तो डिफरेंस 2, मतलब यहाँ पर हो गया -2 और इधर यहाँ पर भी हो गया -2। क्लियर है? सो अब हर एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस को बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बना है वो इसमें ये हो गया 4 और इसमें भी हो गया 4। ठीक है, सो करंट कितना, तो I जो होता है वो होता है del V बाई आर। तो ऊपर वाले ब्रांच को लिखना है, तो ऊपर में del V की जगह पर हो गया 4 एंड R के जगह पर है 4, तो यानी करंट हो जाएगा 1। सिमिलर सिचुएशन नीचे भी है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, हाई से लो के तरफ। तो हाई से लो यानी इधर, तो लेफ़्ट के तरफ करंट गया, करंट ऐसे गया, फिर यहाँ पर भी लेफ़्ट के तरफ करंट गया, यानी करंट ऊपर गया। ठीक है, अब ये दोनों करंट यहाँ पे मिला और यहाँ पे करंट राइट चला जाएगा, तो करंट ए से बी के तरफ जाएगा। ऊपर से आया 1, नीचे से भी आया 1, सो कितना करंट बन जाएगा 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, ये वाला आंसर। चलिए 36 को देखते हैं। इन अ मेटेलिक कंडक्टर करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, ये डेफिनेशन ही है। A current carrying conductor is negatively charged? No, it cannot be. एक current carrying conductor is neutral, वो neutral होता है, उस पर कोई net charge नहीं होता, तो इसलिए इसका assertion true है, रीजन false है। ठीक है,